Hello everyone. I welcome to all of you on the behalf of Saraswati Shikshan Sadhanadiko Shri Ganganagar. Admissions are open for the session 2020-21. Thank you. Today we are going to start chapter 3 current electricity, Kirchhoff rules and Wheatstone bridge principle. Thank you. Hello everyone. This is Pankaj Matoria from Saraswati Shikshan Sadhanadiko Shri Ganganagar. Today in this lecture we are going to start class 12th chapter number 3 current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने प्रीवियस टॉपिक को स्टडी किया था वो टॉपिक्स क्या थे? सेल कॉम्बिनेशन था, ठीक है। सेल कॉम्बिनेशन में उसके बाद हमने क्या किया? एनालिटिकल मेथड किया। एनालिटिक का मतलब क्या? आइडेंटिकल सेल्स को हमने आइडेंटिकल सेल्स का कॉम्बिनेशन किया था। आइडेंटिकल सेल मीन्स जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, विच इज़ सेम। तो दोनों का हमने क्या किया था? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दोनों का ही क्या किया था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसके बाद उन दोनों को कंबाइन भी किया था। जो सेल थे वो सीरीज़ में, जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो पैरेलल, दोनों को कंबाइन करके हमने उसका करंट फाइंड किया था। और उसके बाद मैक्सिमम करंट की कंडीशन भी फाइंड की थी, रेजिस्टेंस को मिनिमम पुट करके। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का वर्क था। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज नया टॉपिक है किर्चॉफ्स रूल। किर्चॉफ रूल क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे जो फर्स्ट थिंग है वो ज़रूरत है भी किर्चॉफ लॉ दिया क्यों गया, नीड क्या थी, व्हाट इज़ नीड ऑफ किर्चॉफ रूल। ये चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो इट मीन्स आप किर्चॉफ लॉ को समझने में भी इंटरेस्टेड होंगे। ओके, तो नीड कोई भी चीज़ है उसके हमें नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके बिना काम सेट नहीं बैठता। तो इसका मतलब क्या है भी किर्चॉफ रूल जो है उसकी ज़रूरत क्या थी? किर्चॉफ रूल की ज़रूरत ऐसे थी भी, सबसे पहले हमने क्लास 10th में भी ओम्स लॉ स्टडी किया था। इस प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ओम्स लॉ बताया था, उससे पहले भी ओम्स लॉ बताया था। अगर हम ओम्स लॉ को डिस्कस करें तो व्हाट इज़ ओम्स लॉ? वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड देन वी आर गोइंग टू साइन इक्वल एंड वी इक्वल्स टू IR। ये आपका रूल था, ओम्स लॉ का रूल था, ठीक है। ओम्स लॉ के रूल में आपने क्या फाइंड की? वोल्टेज फाइंड किया, करंट फाइंड किया और रेजिस्टेंस फाइंड किया। मैं बात करता हूँ सिंपल सर्किट्स की भी। हमने वोल्टेज भी काफ़ी सर्किट में फाइंड की है, बट वो कौन से सर्किट में फाइंड किया है? सिर्फ सिंपल सर्किट में अपनों ने क्या किया है? वोल्टेज को फाइंड किया है। अगर मैं सर्किट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दूँ, सर्किट को क्या कर दूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दूँ, इट मीन्स उसके अंदर काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेज लगा दूँ, मैनी रेजिस्टेंसेज एंड मैनी बैटरीज in the circuit, then we are not able to find the voltage from Ohm's law। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उस केस में हमें करना है, एक किर्चॉफ साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया। मतलब तो किर्चॉफ साइंटिस्ट जो था उसने लॉ दिया, उसकी नीड हमें क्या थी? मीन्स इसका मतलब क्या भी, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे उसके अंदर वोल्टेज फाइंड करना, उसके अंदर करंट फाइंड करना, उसके अंदर रेजिस्टेंस फाइंड करना। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए एक नया लॉ दिया गया, उस लॉ को बोला किर्चॉफ लॉ। तो एम आई क्लियर अबाउट किर्चॉफ लॉ? ओके, तो किर्चॉफ लॉ ने दो रूल दिए। किर्चॉफ ने दो रूल दिए। नंबर फर्स्ट था उसका जंक्शन रूल एंड नंबर सेकंड था उसका वोल्टेज रूल, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट जो आपका उसका जंक्शन रूल था, उस जंक्शन रूल को आप स्टडी कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम करने जा रहे हैं किर्चॉफ का जंक्शन रूल। ये किर्चॉफ का जो लॉ है ये क्यों काम में आया? क्योंकि हमें ज़्यादा वोल्टेज फाइंड करने की ज़रूरत थी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स बन गए, उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की जो वोल्टेज थी वो ओम्स लॉ से फाइंड करना पॉसिबल नहीं थी। इसलिए हमने क्या किया? किर्चॉफ लॉ को इन्वेंट किया और किर्चॉफ लॉ से हमने क्या किया? वो वोल्टेज को फाइंड किया। उसके अंदर अलग अलग पर्टिकुलर इक्वेशंस बनाई। वो इक्वेशंस आपको मैं सारी आज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आज का हमारा मेन बेसिक टॉपिक किर्चॉफ लॉ और उससे जुड़े इंपॉर्टेंस है, ठीक है। किर्चॉफ लॉ की एप्लीकेशंस होगी दो, और उन दोनों रूल्स को हमें स्टडी करना है। उसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी करना, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद मीटर ब्रिज को स्टडी करना। आज के लेक्चर में हमारे ये तीन चीज़ें रहेगी, किर्चॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। ओके, थैंक यू। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं किर्चॉफ लॉ का जो फर्स्ट रूल है। किर्चॉफ लॉ ने फर्स्ट रूल कौन सा दिया था? जंक्शन रूल और करंट रूल।
कहता ये एक जंक्शन पे बेस्ड रूल है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके अंदर जंक्शन का मतलब क्या है, जैसे रेलवे स्टेशन आपने देखा है तो रेलवे स्टेशन में जंक्शन होता है। जंक्शन का क्या मतलब होता है भी हर सिटी से वहाँ पे क्या आती है, रेल आती है, हर सिटी से रेल आके वहाँ से रेल जाती हुई, मीन्स वो एक जंक्शन हो गया। इट मीन्स अगर ये पॉइंट, ये पेन अगर एक मैं जंक्शन मान रहा हूँ तो इस पेन के जंक्शन मानने का क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्योंकि इस पेन के अंदर जो करंट है वो इधर से भी आ रहा है। ये जो कैप है उसको आप करंट के डायरेक्शन को समझे, ये करंट आ गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, फिर दूसरा करंट आ गया, ओके। नंबर 3 करंट भी कमिंग, ओके। जो आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग करंट 3 हो गए, आउटगोइंग करंट क्या है 1, ठीक है। तो 3 इनकमिंग करंट थे और 1 क्या था, आउटगोइंग करंट। तो गया तो एक जंक्शन से ही ना, गया तो क्या एक जंक्शन से ही गया ना, उसे बोलते हैं जंक्शन, जहाँ पे करंट क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ओके। तो जंक्शन आपको समझ में आया। तो मैं एक यहाँ पे बेसिक सिंपल सा क्या बना रहा हूँ बेटा, ये जंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। इस जंक्शन पे बहुत सारे करंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने बना देते हैं, ये करंट हो गया I1 करंट हो गया जो कि इनकमिंग करंट है इस जंक्शन के अंदर, ये करंट हो गया I2 हो गया, यहाँ पे करंट क्या है, आउटगोइंग करंट है दैट इज़ I3, यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे भी क्या है, आउटगोइंग दैट इज़ I4, और ये वाला करंट भी क्या है, इनकमिंग दैट इज़ I5। 5 करंट है जंक्शन पे, 5 करंट आ रहे हैं। किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या कहता है, किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या कहता है, वो कहता है जो जितने भी जंक्शन पे करंट आ रहे हैं, जितने भी जंक्शन पे करंट आ रहे हैं, उन सभी करंट्स का जो टोटल होगा समीशन I इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ये था किरचॉफ का फर्स्ट रूल, समीशन I इज इक्वल्स टू 0। इसे चार्ज कंजर्वेशन का रूल भी बोलते हैं। चार्ज कंजर्वेशन क्यों बोलते हैं ये बात आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले आपने ये देखते हैं भी समीशन I जो 0 है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा। मींस जो करंट आ रहे हैं, इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है, उन दोनों का जो है प्लस उन दोनों का सम, उन दोनों टाइप के प्रॉपर्टीज़ का सम आपस में क्या होगा, इक्वल टू में क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स जो इनकमिंग करंट है उसे तो हम प्लस I बोलेंगे, इनकमिंग करंट प्लस I बोल दो, और आउटगोइंग माइनस I बोल दो, ठीक है। इनकमिंग को आपने बोल दिया प्लस I बोल दिया और आउटगोइंग को क्या बोल दिया, माइनस I बोल दिया, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो इनकमिंग करंट है वो कितने करंट है, देखिए 1 I1 हो गया, नंबर सेकंड I2 और नंबर 3 क्या हो गया, I4। तो 3 जो करंट है वो इनकमिंग करंट है। इट मीन्स हमने क्या लिखा, I1 प्लस I2 प्लस I4। उसके बाद जो आउटगोइंग करंट है, जो जंक्शन से करंट जा रहे हैं, उसके आगे हमने क्या साइन लगाना है, उसको माइनस लिखना है। तो माइनस में क्या लिखेंगे, I3, माइनस में क्या लिखा, I5 इज इक्वल्स टू क्या लिखा आपने, 0, क्योंकि टोटल जो करंट का सम होगा वो क्या होगा, 0। तो ये आपकी इक्वेशन बनी। इट मीन्स इसको जब आप इक्वल टू में पुट करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल्स टू I3 प्लस I5। मीन्स दोनों करंट इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। मीन्स समीशन I की फॉर्मूला क्या होगा, समीशन I क्या होगा, 0 होगा। ये था किरचॉफ का फर्स्ट रूल। ये चार्ज कंजर्वेशन सर कैसे होगा, सभी करंट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। सभी करंट की जितनी भी वैल्यू है उन सबको स्मॉल t से मल्टीप्लाई कर दो, तो I इंटू टी क्या बन गया, चार्ज बन गया। I इंटू टी क्या बन गया, चार्ज। सर ये कहाँ से चार्ज बन गया, ओके। तो I इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, आपने इसके स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ लिया था। तो Q इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या लिखा, I इंटू टी। तो इनको सबको टाइम से मल्टीप्लाई करने पे सभी के सभी क्या बन गए, चार्ज बन गए। तो Q1 Q2 Q4 माइनस Q3 और प्लस माइनस Q5 इज इक्वल्स टू ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो ये जो लो है ये चार्ज कंजर्वेशन का भी लो है। इससे चार्ज कंजर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है, इट मीन्स इसका यह कंक्लूजन निकलता है, जैसे कि जंक्शन बना दिया आपने, तो जंक्शन पे जो करंट है वहाँ पे जैसे कि कोई एनर्जी स्टोर करता है ना, जंक्शन के एनर्जी वगैरह कुछ स्टोर नहीं करता, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके अंदर से जाओ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जंक्शन को। तो जंक्शन चार्ज को कंजर्व ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। जो टोटल ये जो लो हुआ समीशन I इक्वल्स टू 0, और इसका चार्ज भी इसके अंदर क्या हुआ, चार्ज कंजर्वेशन का रूल इसके अंदर लगेगा। तो एम आई क्लियर अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, ओके। तो ये था आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। इस फर्स्ट लॉ की जो डेफिनेशन बनती है आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एल्जेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट
मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इज ऑलवेज ज़ीरो। तो समीशन आई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो इसका जो मैंने बोला क्लोज्ड सर्किट, तो जंक्शन रूल जो है किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है वो ओपन सर्किट पे भी काम करता है और वो क्लोज सर्किट पे भी काम करता है। तो यहाँ से हमें एक डिफरेंस भी पता लग गया, जो किरचॉफ लॉ का जो सेकंड रूल है, किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो सिर्फ क्लोज सर्किट पे काम करेगा और जो फर्स्ट रूल है वो ओपन और क्लोज दोनों पे काम करता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था आपका किरचॉफ का फर्स्ट रूल। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ, ओके। सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ क्या है, किरचॉफ रूल सेकेंड, डेल्टा V इक्वल्स टू 0 या समीशन V इक्वल्स टू 0। वोल्टेज का जो सम होगा, वोल्टेज का जो सम होगा वो एक क्लोज सर्किट में क्या होगा, 0 होगा। अब देखो क्लोज सर्किट बना दिया, उसके अंदर बहुत सारी अपने रेजिस्टेंसेस भी लगा सकते हैं, बहुत सारी बैटरीज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उन बैटरीज के अक्रॉस वोल्टेज, उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, उन सभी अक्रॉस जो भी वोल्टेज आई रेजिस्टेंस और बैटरीज के अक्रॉस वोल्टेज, वो सारी वोल्टेज का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये था किरचॉफ का सेकंड रूल। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या था, समीशन I इक्वल्स टू 0, और किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो क्या है, समीशन V इक्वल्स टू 0, मीन्स वोल्टेज का जो सम है वो क्या होगा, 0। इसके लिए कुछ दो एक रूल बने हैं, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने किरचॉफ के फर्स्ट रूल को भी स्टडी करेंगे और किरचॉफ के सेकंड रूल को भी स्टडी करेंगे। किरचॉफ का सेकंड रूल जो है उसको डायग्रामेट्रिकली शो करना, सर्किट बना के लिखना बहुत ज़रूरी है, हम उस चीज़ को कर रहे हैं, ओके। तो आप देखिए, अपने इसका डायग्राम बनाते हैं। किरचॉफ का जो सेकंड रूल है, डायग्राम वगैरह बना दिया है। तो किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो क्या है, इट ऑल्सो नोन एज लूप लॉ। किरचॉफ लॉ का जो सेकंड रूल है उसे हम ऑल्सो किसके नेम से मानते हैं, लूप लॉ के नेम से भी क्या करते हैं उसको जानते हैं। इट स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा V। पोटेंशियल एक आपको मैंने बताया था, पोटेंशियल इज ए एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम हुआ वो किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हुआ। इट मीन्स ये लॉ कौन सा कंजर्वेशन को फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। और जो फर्स्ट लॉ था वो किसको फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन को, लॉ चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो वन मोर डिफरेंस बिटवीन किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल इज किरचॉफ फर्स्ट रूल इज फॉलोइंग चार्ज कंजर्वेशन रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल इज फॉलोइंग एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ओके। एंड द सेकंड डिफरेंस इज किरचॉफ फर्स्ट रूल इज अप्लाइंग ऑन बोथ open and closed circuit, but second rule is only on applying in closed circuit, okay। तो this is two major difference between Kirchhoff first rule and second rule। ये आपका Kirchhoff first rule और second rule के अंदर क्या था, major difference था। डेल्टा V इक्वल्स टू 0, वहाँ पे डेल्टा Q और डेल्टा I इक्वल्स टू क्या था, 0 था। इस चीज़ को हमें क्या करना, ध्यान में रखना है। क्लोज लूप का मतलब क्या है, यहाँ से अब ये क्लोज नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने क्लोज करने के लिए पूरा का पूरा सर्किट क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब ये लो कौन सा हो गया, अब ये लूप कौन सा हो गया, क्लोज लूप हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कितने टोटल क्लोज लूप बन रहे हैं उसके बाद में इसके आपको रूल बताऊँगा और इस चीज़ को अपने सोल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी जब प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस व्हिटस्टोन ब्रिज में भी अपनी इसकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वहाँ पर हम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अभी जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसके अंदर कितने लूप बन रहे हैं, पहला लूप AFEDCBA, जो कैपिटल पूरा का पूरा बड़ा लूप हो गया, इसको हम एज्यूम नहीं करेंगे, कैपिटल पूरा का पूरा बड़ा लूप हो गया। उसके बाद नंबर सेकंड रूल कौन सा हुआ, AFEB, नंबर सेकंड लूप हो गया। नंबर थर्ड लूप कौन सा हुआ, BETC, नंबर कौन सा लूप हो गया, थर्ड लूप हो गया। तो इसके अंदर बेसिकली कितने लूप बनते हैं, बेसिकली इसके अंदर लूप बनते हैं 3 लूप इसके अंदर बनते हैं। तो जो पहला लूप है उसकी जो इक्वेशन है, हम इसको सोल्व कैसे करें सर, इसका तरीका क्या है, तरीका इसके 2 रूल है।
पहला रूल क्या है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, इफ़ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन जो वोल्टेज, जो भी वोल्टेज उसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसकी वोल्टेज होगी, उस वोल्टेज को हमें मेजर करना है पॉजिटिव में। उस वोल्टेज को हमें मेजर किस में करना है? पॉजिटिव में। अगर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और आपको सामने कोई रेजिस्टेंस मिल गया, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगी उस वोल्टेज को हमें टेकन टू बी एज नेगेटिव। तो हमें उसको हमें उस वोल्टेज को किस में मेजर करना है? नेगेटिव में मेजर करना है। फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है, आप चाहे करंट के डायरेक्शन में चलो चाहे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलो, डजेंट मैटर। कब? जब सामने क्या आ जाए? बैटरी। बैटरी का अगर सामने आपको पॉजिटिव मिला तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, अगर आपको बैटरी के सामने नेगेटिव मिला तो आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। तो वहाँ पे मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है करंट की, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसको सॉल्व करने के दो ही रूल है। नंबर फर्स्ट रूल क्या था? करंट के डायरेक्शन में जाओ, जो भी रेजिस्टेंस मिले उसके अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव लिखो। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, जो भी रेजिस्टेंस मिले उसके अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव में लिखो, ठीक है। नंबर सेकंड रूल क्या था? आपको अगर कोई बैटरी मिलती है रास्ते में, उस बैटरी का जो आपको हाई टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव सामने मिलता है, पॉजिटिव लिखोगे इक्वेशन में। अगर नेगेटिव मिलता है तो आप क्या लिखोगे? नेगेटिव लिखोगे। सर इसको फाइंड कैसे करना है, क्या लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव किस पे लिखना है, कैसे लिखें, इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट अपने इक्वेशन बना रहे हैं, नंबर फर्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं अपने फॉर लूप ए एफ ई बी, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमने करंट अभी तक शो नहीं किया, तो हमारे पास दो बैटरीज हैं, E1 होगी, दूसरी बैटरी का नेम क्या है बेटा? E2 बैटरी दूसरे का नेम है। यहाँ से एज्यूम करो करंट क्या चला? I1, ठीक है, क्योंकि बैटरी नंबर फर्स्ट है इससे करंट अलग चलेगा। इसका ये भी E1 होती तो यहाँ से भी I1 ही होता, ठीक है ना। बट E2 है तो इसके अंदर से करंट क्या चलेगा? I2। इसके अंदर से करंट क्या चला आपका? I2 करंट चला, ठीक है। यहाँ पे करंट कौन सा आ रहा है? इस लाइन पे I1 ही आ रहा है। यहाँ से कौन सा आ गया? I2 आ गया। ये दोनों मिलके दोनों का प्लस होकर यहाँ पे करंट हमें क्या मिल गया? I3 करंट मिल गया। उसके बाद हम यहाँ से चलते गए आगे चल रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पे करंट क्या पहुँचा हमारा? I3। रोहित गेट ओपन करो। यहाँ पे क्या हुआ? I3 करंट हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से जो I3 करंट है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो नंबर फर्स्ट पार्ट था वो ऊपर चला गया I1, क्योंकि ऊपर क्या है? I1 करंट जा रहा है। और जो नंबर सेकंड पार्ट था वो क्या आ गया? नीचे आ गया, दैट इज I2। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया? इसमें करंट को डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्या बन गया? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अब हम बना लेंगे। क्यों? क्योंकि करंट को डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि वोल्टेज अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड करनी है तो बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR करके ही आप क्या करोगे? फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ये चीज़ थी। तो देखो अब फॉर लूप लो AFEB, हम लूप लो लगा रहे हैं, AFEB पे लूप लो लगा रहे हैं। कौन सा है? AFEB। मैं इसको ऐसे शो करता हूँ, ये देखो, ये मैंने आपको क्या कर दिया? ऐसे इसके अंदर लूप लो शो कर दिया। तो जब आप इसकी स्टार्टिंग करोगे तो मान लो आपने स्टार्टिंग की एट पॉइंट ए से, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इसको पॉइंट ए से, अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए पे अगर आप स्टार्ट कर, आपको सबसे पहले चले इधर चले, आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं या करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? सर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट सामने क्या मिली है? बैटरी मिली है। तो क्या करंट की डायरेक्शन मेजर करेगी क्या? डजेंट मैटर, करंट की डायरेक्शन मेजर नहीं करेगी। इट मीन्स जो आपको ये बैटरी का देखो जो बड़ा डंडा है ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये फिर से क्या हुआ? हायर पोटेंशियल, ये क्या हुआ अपने पास? लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? सीधा सीधा क्या लिख देंगे? प्लस में E1, क्योंकि इसकी वोल्टेज फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी वोल्टेज ऑलरेडी आपके पास गिवन है, कितनी है? E1। अब इसके बाद करंट इधर देखो, अब करंट की डायरेक्शन है या करंट की अपोजिट डायरेक्शन है? आप मेरे को बता सकते हैं यार, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता लग रहा होगा भाई ये करंट तो सर इधर आ रहा है, करंट तो किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। बट हम चल कौन से डायरेक्शन में रहे? हम A से F की तरफ चल रहे हैं। हम किधर चले हैं? A से F की तरफ चले हैं। तो A से अगर आप F की तरफ चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। आपको रेजिस्टेंस क्या मिल गया? आपको रेजिस्टेंस क्या मिल गया? R1 मिल गया। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज आप कैसे फाइंड करोगे? V इक्वल्स टू I इंटू R। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है?
V इक्वल्स टू I इंटू आर। रजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R1 है, करंट कितना है इस R1 में सर I1 जा रहा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा I1 इंटू R1। बट वो कौन सी डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, I1 इंटू R1 प्लस में लिखना पड़ेगा कि माइनस में लिखना पड़ेगा, सर I1 इंटू R1 लिखना पड़ेगा, हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। माइनस में क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। देखो करंट तो इधर चल रहा है ना, बट हम किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो करंट की अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में I1 R1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम ए से चले, पहला हमें यहाँ वोल्टेज मिली, दूसरी वोल्टेज हमें यहाँ मिली, इसको भी लिख दिया। उसके बाद चलो चलो चलो, जब तक आपको वोल्टेज ना मिले तब तक आपको कुछ नहीं करना। 3 नंबर वोल्टेज हमें क्या मिली, R3 मिली। 3 नंबर जो रेजिस्टेंस मिला हमें क्या मिला, R3 मिला। अब देखो R3 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, I3 इंटू R3, क्योंकि R3 के अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I3 जा रहा है। हम किधर जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। इट मीन जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो भी हमें किस में लिखनी है, माइनस में लिखनी है। तो हमने जो नंबर थर्ड अपनी वोल्टेज है V3 क्या लिखा, I3 इंटू R3 लिख दिया, ठीक है। इसको मैं I को थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, I3 और क्या लिख दिया, R3 लिख दिया। यहाँ तक आ गए। इसके बाद हम पॉइंट बी पे पहुँचे, यहाँ तक हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, इसके बाद भी हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। वापस अपने पॉइंट पे कहाँ पहुँच गए, ए से चले थे और वापस अपने किसी पॉइंट पे आ गए, ए पॉइंट पर एक आ गए, वापस आ गए, ठीक है। बस वापस जैसे ही आप ए पॉइंट पे वापस पहुँचे, आपने इक्वल टू में क्या लगाया, 0 लगा दिया। ये आपका सिंपल सा था किरचॉफ लॉ। इसको हम रिपीट भी करेंगे किरचॉफ लॉ को। जैसे कि अब अगर मैं बात करूं भी लूप AFEB में हम जो हमारी जो स्टार्टिंग थी, हम ए से इस डायरेक्शन में चले थे, हम ए से इस डायरेक्शन में चले थे, ठीक है। अब अगर हम ए से दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेकंड में जो हम करेंगे, हम अगर हम इसके उल्टे डायरेक्शन में अगर अपने मूव करेंगे, तो देखो हम सोचो भी आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, पहले आप ए से एफ की तरफ गए थे, अब आप ए से बी की तरफ आ रहे हैं। तो ए से बी की तरफ आओ, इधर आओ, इधर आओ, ए से बी की तरफ चले। इसके बाद आप जा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट रेजिस्टेंस इस बार क्या मिला, R3 मिला। जो पहला आपको रेजिस्टेंस मिला वो कौन सा मिला, आपको R3 मिला, और करंट की डायरेक्शन में ही मिला। इट मीन्स R3 के अक्रॉस इस बार जो आप वोल्टेज लिखोगे वो किस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे। तो आपने क्या लिखा, प्लस में I3 R3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिला, R1 पे मिला। और देखो करंट I1 भी किधर जा रहा है, R1 के डायरेक्शन में जा रहा है, हम भी किधर जा रहे हैं, R1 के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये अब इस बार एरो क्या हो गया, ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको। हम भी किधर जा रहे हैं, डायरेक्शन में, R1 के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो R1 के डायरेक्शन में जाओगे तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वापस से किस में आ जाएगी, प्लस में I1 R1 हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम आगे गए, हमें पास फिर एक वोल्टेज मिली, बट वो उस वोल्टेज का कौन सा साइन हमारे सामने आया, माइनस का साइन सामने आता। माइनस में क्या लिखा, E1। उसके बाद वापस कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, अपने ए पे पहुंच गए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर चाहे आप ऐसे लूप लो लगाओ, चाहे आप ऐसे लूप लो लगाओ, उसमें कोई डजेंट मैटर, इससे कोई बात नहीं है। देखो जो E+ का था वहाँ पे माइनस आया, और जो दोनों माइनस के थे वो दोनों अपने किसके हैं, प्लस के हैं। तो इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, हर बार सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट सेकंड लॉ किरचॉफ का, जो सेकंड लॉ था। अब आपको करना है, अब हम लूप लॉ लगाते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में लूप लॉ लगाना है आपको। तो नंबर सेकंड मैंने लिखा फॉर लूप। अब बोलो क्या लूप लगाओगे आप, BEDCB। आपने क्या लगाया, BEDCB। अब देखो आप नंबर सेकंड लो आपका ये है, ठीक है। अब इस लूप पे आप क्या करोगे, अगर आप लूप लो लगाओगे तो आप B से चले थे, किसकी तरफ, E की तरफ जा रहे थे, B से E की तरफ गए, उसके बाद वापस आके फिर आप किसकी तरफ टर्न हो गए, B की तरफ। तो आप इस डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं। आपने बड़ी सिंपल सी आपने क्या बना ली, डायरेक्शन बना ली। तो देखो चलो भाई B से स्टार्ट करो, B से चले आप किसकी तरफ जा रहे हैं, E की तरफ। बीच में आपको कितना रेजिस्टेंस मिला, आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिला। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देखो पहले तो, सर वोल्टेज तो है यहाँ पे R3 होगी, इनटू में क्या लिखा सर आपने, I3, सॉरी I इंटू R, I लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, I3 R3 आपने लिख दी वोल्टेज I3
R3। ओके, किस में लिखूंगा वोल्टेज? वोल्टेज में लिखूंगा साइन प्लस में लिखूंगा। प्लस में मैं क्यों लिखूंगा? प्लस में लिखने का रीज़न क्या है? प्लस में लिखने का रीज़न यही है क्योंकि वो करंट की डायरेक्शन में है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलो पॉइंट ए पे आ गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, ए की मिला था। ई से पॉइंट डी पे आ गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, क्योंकि वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगी? रेजिस्टेंस मिलेगा तो उसी के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे ना। सिंपल करंट में क्या वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हम डी से सी की तरफ गए तो ये करंट कौन सा जा रहा है? I2। हमें यहाँ पे क्या मिल गया? एक वोल्टेज मिल गई, रेजिस्टेंस मिल गया, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? ये देखो R2 है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? प्लस में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? I2 और क्या लिखा आप लोगों ने? R2। प्लस में क्यों लिखा? क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे गए, हमें फिर एक वोल्टेज मिली, बैटरी मिली, हमें कौन सी मिली? E2 मिली, बट उसका हम क्या लिखेंगे? माइनस में क्या लिखेंगे? E2 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस में 2 लिखिए, उसके बाद बी तक कोई वोल्टेज नहीं। माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि बैटरी का हमें कौन सा टर्मिनल सामने आया? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इन फ्रंट ऑफ अस। तो हमने क्या लिखा? उसका माइनस में E2 लिखा। तो आपको दोनों लूप समझ में आ गए अच्छे तरीके से। अब जो हम बात कर रहे हैं लूप नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड क्या होगा? लूप नंबर टोटल का टोटल हम क्या कर देते हैं? इसको इधर से कर देते हैं, ठीक है। ये करके हम क्या करते हैं? थर्ड में ये करते हैं, ठीक है। थर्ड जो लूप है, टोटल लूप है, तो इसके लिए अपने लिखते हैं नंबर 3 फॉर लूप। बोलिए कौन सा लूप? ए, आप बोलो साथ साथ में, आप बोल सकते हैं ए एफ ई डी सी बी ए। ये आपका बन गया लूप नंबर थर्ड लूप बन गया। इसके अंदर आप कर लो स्टार्टिंग। चलो, नंबर ए से आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखोगे? माइनस, बट आगे क्या मिल गया आपको? बैटरी। तो माइनस मैटर नहीं करेगा, तो हमने क्या लिखा? नंबर फर्स्ट में क्या लिखा? प्लस में E1। ओके, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस R मिला, बट करंट की डायरेक्शन क्या मिली? अपोजिट मिली। रेजिस्टेंस R में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1। हम हमारी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो क्या लिखेंगे? माइनस में I1 इंटू R1, माइनस में I1 इंटू R1 लिखा। उसके बाद आप चलिए, अभी तक आपकी करंट की यहाँ तक अपोजिट डायरेक्शन थी, E तक। E से आगे क्या हो गया? आप करंट की डायरेक्शन में हो लिए, तो E2 से E से I2, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। आप इधर आए तो क्या लिखोगे? I2 R2। किस में लिखोगे? प्लस में। तो प्लस में आपने क्या लिखा? I2 R2। ओके, इसके बाद आप बैटरी के पास आए। बैटरी का कौन सा टर्मिनल आपके सामने आया? नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती, और वैसे भी डायरेक्शन में ही है, तो क्या लिखा? माइनस में E2। इसके बाद वापस ए तक हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई भी वोल्टेज भी नहीं होगी। ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके बनी इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये आपके बनी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर इन तीनों के अंदर आपको किसी की वैल्यू पता है तो उस वैल्यू के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? ई भी फाइंड कर सकते हैं, और जो रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी अननोन चीज़ है हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं बेटा? फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके पास E1 की वैल्यू कितनी है? E1 इक्वल्स दिया आपको 5 वोल्ट, R1 को दिया आपको 2 ओम, ठीक है। R2 दे दिया आपको 3 ओम, और R3 दे दिया आपको 4 ओम। तो बस आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जो नंबर फर्स्ट इक्वेशन थी वो मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगी? नंबर फर्स्ट इक्वेशन E1 की वैल्यू कितनी है? 5, माइनस में R1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इंटू I1, और माइनस में R3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 इंटू I3 इक्वल्स टू 0। नंबर सेकंड इक्वेशन जो है वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? I3 इंटू R3 की वैल्यू 4 है ना, तो 4 इंटू क्या हुआ? I3, ओके, प्लस में I2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 इंटू I2, माइनस में E2 की वैल्यू कितनी है बेटा? मान लो E2 की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट है। कितनी है? 10 वोल्ट। तो एक माइनस में क्या लिखा आपने? 10 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड मॉडिफाई होगी। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या होगा? बोलो। E1 की वैल्यू कितनी है? 5, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो क्या लिखा? 2 इंटू I1, प्लस R2 की वैल्यू R2 3, तो 3 इंटू I2, 3 इंटू I2, माइनस में E2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 10, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 0। तो ये होगी इक्वेशन नंबर आपके फर्स्ट।
इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। आपके पास तीनों इक्वेशन बन चुकी है, आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 ही आपके पास क्या है, वेरिएबल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। और जो I3 है वो I1 और I2 की फॉर्म में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों से करंट आप इसके पहली वाली बैटरी के अंदर भी करंट आप I1 भी फाइंड कर लोगे, ठीक है, और आप क्या कर लोगे, सेकंड वाली के अंदर I2 भी फाइंड कर लोगे, क्योंकि I3 जो है उसकी वैल्यू क्या है, I1 प्लस में I2, यही तो उसकी वैल्यू है I3 की, ठीक है। तो I3 अल्टीमेटली आपके पास किसकी फॉर्म में है, I1 प्लस I2 की फॉर्म में है। तो 3 इक्वेशन है और आपके पास 2 वेरिएबल है, तो 1 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, आंसर्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर आपको फाइंड करने, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका था किरचॉफ का सेकंड रूल था, इसे बोलते हैं सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ, जो कि क्लोज लूप पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज क्या था, 0, यानी कि समीशन वी की वैल्यू क्या है, 0। और समीशन वी क्या होता है, समीशन वी की वैल्यू क्या है, 0। समीशन वी जो है वो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, और जो उसका फर्स्ट लॉ है वो किसको फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो सिंपल सी बेसिक्स इसके पीछे मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, ये ऐसा दिखता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली काम क्या आता है अपने व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। क्या यूज़ है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। उसका मेथड क्या है उसे हम स्टडी करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो पहली बात है, यूज़ क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। कैसे फाइंड करेगा, 4 रेजिस्टेंस होते हैं एक ब्रिज की फॉर्म में, इसके पास कितने रेजिस्टेंस होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं। नंबर फर्स्ट P, Q, R, S, ठीक है। इसके अंदर P और Q एक रेशियो में होते हैं, R को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और S इज़ ए अननोन रेजिस्टेंस। S क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस, और उसी रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसके बीच में लगा है G, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट को डिटेक्ट करने के काम में आता है, भाई सर्किट में करंट है या नहीं है, ठीक है। जब बैटरी में करंट फ्लो होता है, अगर इसको हम क्या करते हैं, R को चेंज करते हैं, बारी बारी क्या करते हैं, R को, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको चेंज करते हैं। जैसे इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन बनती है, उस कंडीशन को बोलते हैं P/Q इज इक्वल्स टू R/S। अगर आपके पास ये कंडीशन बन गई, इट मीन्स जो ब्रिज हुआ वो बैलेंस्ड हो गया, वो ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन दिखाता है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट की प्रेजेंस नहीं है। बस जैसे ही हमारे पास ये रिलेशन बना, इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, S की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। S इज़ अननोन और बाकी 3 हमें क्या है, पता है, तो इससे हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये कंडीशन कैसे बनती है, पहली चीज़ इसको प्रूफ करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसको आप देख सकते हैं। तो व्हीटस्टोन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट स्टेट्स दैट इफ 4 रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस है, are connected to from a bridge as shown in this figure and bridge is balanced, और ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस, तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी P/Q इक्वल्स टू R/S। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इसे सिंपल सा मेथड है, इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। हमें इस चीज़ को क्या करना है, प्रूफ करना। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम जो स्टेप लेते हैं वो स्टेप आप देख सकते हैं भी हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो एम आई क्लियर अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, समझ में आ गया भी, ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के काम में आता है। और ये S जो है इसको मैं लिख देता हूँ वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये जो है ये क्या है, ये है अननोन रेजिस्टेंस। इस S को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो ये बेसिक आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था। जब चारों बैलेंस हो जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, और चारों बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस होते ही हम क्या करेंगे, 1 सेकंड में क्या कर लेंगे, इसका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब हम
स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको हम सर सोल्व कैसे करें? तो सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ से करंट चला आई, क्योंकि बैटरी है तो करंट फ्लो होगा। आई करंट से इस तरफ सोचो डिवाइड हो गया I1, तो बोलो इस तरफ कितना बचा? सर जितना आई था उसमें से आप माइनस कर दो, तो I माइनस क्या बचा यहाँ पे I1। मीन्स इस आर्म में करंट गया, इस आर्म में करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, यहाँ पे करंट क्या आया है, I माइनस I1 करंट आया। ठीक है, I1 करंट भी फिर आगे कितने पार्ट में डिवाइड होगा बेटा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा। नंबर फर्स्ट ये रहा और नंबर सेकंड ये रहा। इस वाला गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा तो उसे हमने क्या नेम दे दिया बेटा? IG नेम दे दिया। जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है उसे हमने क्या नेम दे दिया? IG नेम दे दिया। तो IG इधर गया तो इधर कितना बचा? I1 में से IG माइनस कर दो, तो I1 माइनस IG, मतलब इस आर्म में, आर्म BC में जो करंट आ रहा है वो कितना करंट आ रहा है बेटा? I1 माइनस IG करंट मिल रहा है। अब यहाँ पे करंट क्या पहुँचा बच्चे? IG करंट पहुँचा, और यहाँ से कितना आ रहा है? I माइनस I1, तो I माइनस I1 और IG दोनों मिलके कौन सी डायरेक्शन में करंट जाएगा? DC में। तो दोनों मिलके करंट गया I माइनस I1 प्लस में क्या हुआ? IG। ये इतना करंट कहाँ जा रहा है? इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो D से C की तरफ और B से C की तरफ दोनों करंट जो हुए वो कितने करंट हुए? दोनों ऐड हो गए, I1 माइनस IG, और ये वाला ऐड हो गया प्लस में I माइनस I1 प्लस में क्या हुआ? IG से IG, I1 से I1, तो अल्टीमेटली हमें करंट वापस कितना मिला? यहाँ पे I करंट मिला। तो I करंट गया था और घूम घुमा के करंट वापस हमारे पास कितना आ गया बेटा? I करंट हमारे पास क्या आ गया? वापस आ गया। ठीक है, ये हुआ आपका मैकेनिज्म इस व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? P/Q इक्वल्स टू R/S प्रूफ करने। तो जैसे अगर आप P/Q R/S प्रूफ करोगे तो आप स्टार्ट कर दो क्वेश्चन करना। देखो क्वेश्चन में कितने लूप बनते हैं? पहला लूप बन गया A B D A। ठीक है, ये आपका लूप नंबर फर्स्ट बन गया A B D A। कौन सा लूप बना? A B D A, ये वाला आपका लूप नंबर फर्स्ट बना। ठीक है, फर्स्ट लूप में क्या है? फर्स्ट लूप में आप क्या करोगे? कहाँ से चले? आप A से चले इधर। पहला आपको रेजिस्टेंस क्या मिला? P मिला। उसके अक्रॉस करंट कितना मिला? I1 मिला। करंट की डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं। देखो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, ये रहा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? तो देखो फर्स्ट आपने क्या लिखा? इन लूप। कौन सा लूप लगाया आपने? A B D A। कौन सा लूप लगाया? A B D A। इस लूप में बेटा आपने क्या क्या कर दिया? क्या कर दिया इस लूप में? जैसे आप लूप लगाओगे तो आपने लिखा A B के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस था? P था। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? P इंटू I1। क्या लिखा? P इंटू I1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप आगे चले B से आपको D की तरफ जाना है। अभी आप करंट के डायरेक्शन में ही हैं, बट रास्ते में कौन मिल गया आपको? गैल्वेनोमीटर मिल गया। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर खुद एक रेजिस्टेंस होता है। करंट कितना गैल्वेनोमीटर में? IG, तो करंट के डायरेक्शन में ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस में कितना लिखा? IG इंटू G लिख दिया। ओके, उसके बाद घूमे D से A की तरफ चले। हाँ जी, अब करंट की अपोजिट डायरेक्शन आ चुकी है, तो जो वोल्टेज होगी वो किस में लिखेंगे? माइनस R के अक्रॉस वोल्टेज होगी कितनी? R इंटू I माइनस I1। तो माइनस में R इंटू I माइनस I1, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया फर्स्ट। अब देखो साथ साथ में किरचॉफ लॉ का भी प्रैक्टिस हो रही है। अब आ जाओ बेटा सेकंड आप क्या करोगे? इन लूप, जल्दी से बोलो, इन लूप B C D B। कौन सा लूप लगाया आपने? इन लूप B C D B से आप चले B से C की तरफ। रास्ते में आपको रेजिस्टेंस मिला Q। आप करंट के डायरेक्शन में ही हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? इसका करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है? I1 माइनस IG। रेजिस्टेंस कितना है? Q। तो क्या लिखा मैंने? I1 माइनस IG इंटू में क्या लिख दिया बेटा? Q लिख दिया। इसके बाद आप C से चले D की तरफ। करंट की आपको मिली अपोजिट डायरेक्शन। रेजिस्टेंस मिला आपको S के अक्रॉस वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना? I माइनस I1 माइनस IG। तो क्या लिखा? माइनस में I माइनस I1 प्लस में क्या लिखा? IG। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? S। ठीक है,
इसके बाद आपने क्या लिखा, यहाँ से आप क्या गए, वापस गए, वापस आपको क्या मिला, IG मिला, करंट की अपोजिट डायरेक्शन, रेजिस्टेंस मिला आपको G, तो इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज लिखनी पड़ेगी माइनस में, तो IG इंटू G आ गया आपका माइनस में, तो माइनस में क्या लिखा आपने, IG इंटू G। उसके बाद वापस आप पॉइंट B पे चले गए, तो B पे जाने के बाद आपने क्या लिख दिया बेटा, 0। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब हम क्या करेंगे, R को एडजस्ट करेंगे। R क्या था, R एक वेरिएबल रेजिस्टेंस था, तो हमने R को क्या किया, एडजस्ट किया। इस हिसाब से R को एडजस्ट किया कि P/Q और R/S की हमें कंडीशन मिल जाए। R को इस हिसाब से एडजस्ट किया, इफ़ वी आर एडजस्टिंग R इन सच ए वे दैट P/Q इक्वल्स टू R/S वी गो। ठीक है, तो हमें अगर ये चीज़ मिलेगी, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। डिफ्लेक्शन शो करेगा क्या, नहीं शो करेगा। तो R को इस तरीके से एडजस्ट करो भी अल्टीमेटली IG की वैल्यू क्या हो जाए, 0, और IG की वैल्यू 0 होगी तो P/Q इक्वल्स टू R/S आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एडजस्टिंग R, ठीक है, R को हमने वेरिएबल R को जैसे ही हमने एडजस्ट किया, तो एडजस्ट करते हमारे पास, या इसको लिख सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ, बाय प्रिंसिपल की स्पेलिंग प्रिंसिपल बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल मैंने सही लिखा है, प्रिंसिपल, बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो P/Q इक्वल्स टू R/S, ये कब होगा, जब IG की वैल्यू क्या की, 0, और IG 0 कब हुआ, जब हमने एडजस्ट किया, एडजस्टिंग R, जब हमने R को एडजस्ट किया तो हमारे पास कौन सी कंडीशन मिली, P/Q इक्वल्स टू R/S। ये कब पॉसिबल है, जब IG की वैल्यू कितनी हो, 0। ठीक है, तो इस हिसाब से हम IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे अपनी कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट IG इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट। तो सेकंड में, जब फर्स्ट में आपने IG की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या मिला आपको, P/I1, IG की वैल्यू 0, सारा 0 हो गया, माइनस में क्या मिला आपको, R इंटू I-I1, इक्वेशन नंबर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर आपने कितनी पुट की, 3 पुट की। अब जैसे आप इक्वेशन नंबर इसमें 2 में IG की वैल्यू 0 पुट करोगे तो IG की वैल्यू देखो यहाँ 0 हो गया, तो Q इंटू I1 बना, Q इंटू I1 माइनस S इंटू IG की वैल्यू 0 होगी तो I माइनस I1 और माइनस IG की वैल्यू 0, तो इक्वल्स टू में क्या लगा दिया, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद में हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 मैं यहाँ लिखता हूँ बाय इक्वेशन 4। तो जैसे इनको डिवाइड करते हैं तो P/I1 यहाँ पे लिख देते हैं अपने, देखो P/I1 माइनस I माइनस I1 इक्वल्स टू 0, और आपने क्या लिखा आगे नेक्स्ट, Q/I1 माइनस SI माइनस I1 इक्वल्स टू 0। दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लियर। तो जैसे इनको आपने डिवाइड किया, ठीक है, तो जैसे ही आपने इनको डिवाइड किया, बीच में क्या लगाया, माइनस लगाया, और इसको फिर से डिवाइड कर दिया, तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला आपको, P/Q माइनस R/S इक्वल्स टू 0। या आपने क्या लिख दिया, P/Q इक्वल्स टू R/S। यह आ गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, जिसको हमने क्या कर दिया बेटा, प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस की यहाँ से आप वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसको आप सॉल्व कर लो। तो S की वैल्यू जो भी है यहाँ से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। P/Q हो गया वेरिएबल, P और R अपने को पता है, S की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P इंटू एस इजिकल्स टू R इंटू Q, तो हमारे पास S की वैल्यू आ गई R इंटू या RQ बाय P। यह आ गया आपके पास अननोन रेजिस्टेंस। तो ये आपका पूरा का पूरा मेथड था व्हीटस्टोन ब्रिज को फाइंड करने का। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है। आपने दोनों तरफ आपने क्या लगाया, लूप लो लगाया, इसको आपने ऐसा लूप लो लगाया, इसको आपने ऐसा लूप लो लगाया, जस्ट डजेंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और आपने क्या कर लिया, इसको बड़े ही आराम तरीके से क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख भी रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में कभी आप व्हिटसन ब्रिज नहीं भूलोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, व्हिटसन ब्रिज आप कभी नहीं भूलोगे। और व्हिटसन ब्रिज का यूज़ क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के काम में आता है व्हिटसन ब्रिज। कैसे फाइंड कर सकते हैं सर, इसमें 4 अपने रेजिस्टेंस लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं भी चारों का जो रेशियो होता है वो बैलेंस हो जाता है। कब बैलेंस होता है, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्यों 0 होती है, क्योंकि सर उसमें एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है जिसको हम एडजस्ट करके इस रेशियो को फाइंड करते हैं, इस रेशियो को गेन करते हैं। और रेशियो क्या है, P/Q इक्वल्स टू R/S। ठीक है, तो वहाँ से आप S की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कब, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट क्या हो, 0, तो रेशियो क्या हो जाएगा, बैलेंस। ये था आपका व्हिटसन ब्रिज। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा, इस व्हिटसन ब्रिज की ही एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है। नंबर फर्स्ट इज मीटर ब्रिज एंड नंबर सेकंड इज पोटेंशियोमीटर। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक इसके अंदर कोई डाउट हो तो इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए आप उसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।